एफ जहां भी लिखा है वो फोर्स है। और सेफरीन कल नहीं आए, वीडियो देखे क्या? ठीक है, आया समझ में उसमें सब? लिख लिए हो सब लोग? सुनिए, अब कपल का मतलब है कितने फोर्सेस होने चाहिए? दो। मैग्नीट्यूड में कैसे? इक्वल। बट डायरेक्शन में कैसे होने चाहिए? एक दूसरे के ऑपोजिट। और इन दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा आएगा, डिस्टेंस कम होगा तो टॉर्क कम आएगा, बट डिस्टेंस होगा तो टॉर्क डेफिनेटली आएगा। इसी टॉर्क का फॉर्मूला है, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेना है और दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको उस कपल का प्रोड्यूस किया हुआ टॉर्क मिल जाएगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि कोई भी कपल क्या प्रोड्यूस कर सकता है, क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता है बट ट्रांसलेशन नहीं प्रोड्यूस करेगा। क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकता है ट्रांसलेशन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो क्या हुआ? नेट फोर्स जीरो है। सपोज ये कोई रॉड है, ये सेंटर के अबाउट हमने हिंज किया है, इसके अबाउट ये रोटेशन ले सकती है, इधर भी इधर भी किधर भी। अब इस पे आपने फोर्सेस लगाए, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया 50 न्यूटन और यहाँ पे भी आपने ऐसा फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन। और सपोज ये एक साइड का लेंथ है 3 मीटर, तो ऑब्वियसली वो मिड पॉइंट है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 मीटर ही हो जाएगा। अब ये वाला 50 न्यूटन का टॉर्क कैसा आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो, कैसे प्रोड्यूस करेगा रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला कैसे रोटेशन प्रोड्यूस करेगा? ऐसे लग रहा है, क्या ये भी उसी डायरेक्शन में? क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे? नहीं। ये कैसा है टॉर्क? एंटी क्लॉकवाइज। ये भी कैसा है? डायरेक्शन देके कंफ्यूज मत हो जाना। तो दोनों क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। अच्छा, इसका टॉर्क कितना आ जाएगा? क्या फॉर्मूला है?
क्या ये कपल ऑफ फोर्स है? नेट फोर्स बॉडी पे अभी भी कितना है? नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो क्या बॉडी रेस्ट पे रहेगा? क्योंकि फोर्स लगाने के पहले भी रेस्ट पे था, आपने ये फोर्स लगा दिया तब भी क्या ये ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी जाएगा? नहीं। तो ये बॉडी, इसका सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं वो कैसा होगा? रेस्ट पे होगा। पर इस पे नेट टॉर्क कैसा है? नेट टॉर्क जीरो नहीं है। लेकिन क्या इस पे एक कपल ऑफ 50 न्यूटन लग रहा है? तो हम कैलकुलेट करेंगे टॉर्क, क्या फॉर्मूला था? मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, ये भी 50 है वो भी 50 है, कितना ले लेंगे? 50। और दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है? एओआर से डिस्टेंस नहीं लेना है, दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस लेना है आपने। ये 3 है, ये 3 है, ये कितना हो जाएगा? तो क्या इसको हम 50 इंटू 6 लिख सकते हैं? कितना आ जाएगा ये? 300। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। इसको क्या हम अलग अलग देख के भी कर सकते थे? जैसे हमने बोला कि इसका टॉर्क ऐसा आएगा, इसका टॉर्क ऐसा आएगा, क्या हम इंडिविजुअली ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका टॉर्क कितना आएगा? फोर्स कितना लग रहा है? कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है? 3 मीटर। तो इसका ये टॉर्क कितना हो जाएगा? 50 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? 150। इसका टॉर्क कितना आएगा? सेम ही आएगा क्या? तो इसका टॉर्क भी आ जाएगा, फोर्स 50 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है, ये भी हो जाएगा 150। क्या दोनों टॉर्क क्या एंटी क्लॉकवाइज हैं? तो हम नेट टॉर्क को क्या इन दोनों का सम भी बोल सकते हैं? सपोज आपने इसको बोल दिया τ1 और इसको आपने बोल दिया τ2, तो इस बार आप नेट टॉर्क के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं वेक्टर्स, तो हम क्या कर देते हैं? ऐड। तो हम सिंपली क्या कर देंगे? τ1 प्लस τ2, और आपका आंसर यहां से भी कितना आ जाएगा? और डायरेक्शन आया समझ में? उतार ले। क्या इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं? इस चैप्टर में आगे हमें इक्विलिब्रियम पढ़ना है, तो वहां पे हम दो टाइप के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। एक होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बॉडी अगर रोटेट नहीं किया तो हम बोलेंगे रोटेशनल में है, बॉडी ट्रांसलेट नहीं किया तो हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल में है। और दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि वो रोटेट भी नहीं कर रहा है और ट्रांसलेट भी नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अगर उन दोनों में से कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम बोलेंगे वो पार्शियल इक्विलिब्रियम है। जैसे ये बॉडी पार्शियल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे, और कोई पूछेगा टाइप ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है, तो हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ओनली। ठीक है, उतार लें, फिर आगे उसको और देखेंगे हम लोग। प्रियनाथ वो पीडीएफ
लिख लिए क्या? नेक्स्ट हेडिंग है ये आपका अगला हेडिंग है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। बोलूं? थ्योरी है, आप लिखेंगे, मुझे डिक्टेट करना है। लिखिए पहला पॉइंट, अ रिजिड बॉडी कैन a rigid body can undergo a rigid body can undergo both translational as well as rotational motion for mechanical equilibrium of the rigid body. Two conditions must be satisfied. Two conditions of equilibrium लिख लेना। For mechanical equilibrium of the rigid body, two conditions of equilibrium must be satisfied. अब ये जो फर्स्ट कंडीशन है यही कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना। पहले दोनों नाम लिख लीजिए, फिर डिटेल में एक एक लिखना है। फर्स्ट कंडीशन है कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा वाला है कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसके बाद मेन हेडिंग लगाइएगा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये दोनों नाम लिखने के बाद आपको फर्स्ट हेडिंग लगानी है
फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लिखें फर्स्ट कंडीशन में, a rigid body is said to be a rigid body is said to be in translational equilibrium if it if either it remains at rest. A rigid body is said to be in translational equilibrium if either it is at rest or it moves with a constant velocity or it moves with a constant velocity in any particular direction. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा फॉर दिस, नेक्स्ट लाइन में फॉर दिस द नेट एक्सटर्नल फोर्स, फॉर दिस द नेट एक्सटर्नल फोर्स or the vector sum of all the external forces acting on the body, must be zero. अब ये हमने आपको एनएलएम में भी पढ़ाया है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो है, इसका मतलब क्या डेफिनेटली जीरो होगा, एक्सीलरेशन भी कितना हो जाएगा, जीरो। और एक्सीलरेशन जीरो के दो मीनिंग हुआ करते थे, कौन कौन से, या तो वेलोसिटी कैसी हो जाए, जीरो, या फिर वेलोसिटी कैसी हो जाए, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, एवरेज एक्सीलरेशन ही पूछ लूँ तो क्या डेल्टा वी बाय डेल्टा टी हुआ करता था। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, यानी कि एक्सीलरेशन कैसा, जीरो। इसका मतलब है बॉडी कैसी है, बॉडी इज एट रेस्ट। और यहां पे हम क्या बोलेंगे, मूव्स विथ, लिखने का जरूरत है क्या, मैं लिख ही लो, मूव्स विथ, अरे कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम बोलेंगे बॉडी का है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम, स्टैटिक। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या चीज होनी चाहिए, एक तो वेलोसिटी कैसी हो, जीरो, और साथ में एक्सीलरेशन भी कैसा, वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सीलरेशन डेफिनेटली जीरो पे होगा, रुका हुआ है और उस पे नेट फोर्स कितना है, जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर नेट फोर्स तो अब भी जीरो ही होगा, तो इसको हम बोलेंगे अब बॉडी है डायनामिक इक्विलिब्रियम में। ये लिख ले, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए ये दो कंडीशन, बॉडी रेस्ट पे और नेट फोर्स जीरो। डायनामिक के लिए ये दो, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चले
और नेट फोर्स उस पर 0 हो। डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल क्या होगा अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो क्या सोच सकते हो? हाँ, वो तो आप इनफ्लो आउटफ्लो बराबर कर दोगे तो लेवल क्यों चेंज होगा? उसमें फोर्सेस का क्या रोल? फ्री फॉल होता है तो नेट फोर्स ही तो जीरो नहीं है, उस पर तो एमजी लगेगा फ्री फॉल में। हाँ, ड्रैग फोर्स अगर मानते हो, अगर ड्रैग फोर्स काउंटर बैलेंस कर जाए ग्रेविटी को तब हो जाएगा वो, और इजी नहीं सोच सकते हो। फैन को तो एक्सटर्नली पावर मिल रहा है। स्मूथ सरफेस ले ले फ्रिक्शनलेस और उस पर किसी ब्लॉक को ऐसा छोड़ दे, क्या वो कांस्टेंट स्पीड से चलते रहता जाएगा? अरे ड्रिप लगा रहे हो, ठीक है चलेगा। इसी मेरे पैर के बीच में और इस ग्राउंड के बीच में जो भी थोड़ा बहुत फ्रिक्शन है वो जीरो हो जाए, क्या मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? आ रहा है समझ में? क्योंकि मैं जो भी फोर्स लगाऊंगा वो तो इंटरनल होगा ना। एनीवेज यहां तक लिखे, दो लाइनें लिख लो इसके बारे में, फिर सेकंड कंडीशन पे चलना है, या जाने दो आप समझ ही जाओगे। एक पॉइंट लिख लो, फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम linear momentum of the body, for static equilibrium linear momentum of the body, यहां से थे क्या क्लास में? ओ, linear momentum of the body must be zero। एक लाइन लिखी लो और, फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, फॉर अ बॉडी एट रेस्ट the equilibrium is said to be, for a body at rest the equilibrium is said to be static equilibrium, the equilibrium is said to be static equilibrium। अगला पॉइंट, फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन द इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी, for a body in uniform motion the equilibrium is said to be dynamic equilibrium। सेकेंड कंडीशन का हेडिंग लगाएं, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हेडिंग है सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लिखें इसमें, अ रिजिड बॉडी, a rigid body is said to be, a rigid body is said to be in rotational equilibrium, is said to be in rotational equilibrium if either, if either the body does not rotate, if either the body does not rotate or it rotates, if either the body does not rotate or it rotates with constant angular velocity,
or it rotates with constant angular velocity. नेक्स्ट लाइन में, for this the net external torque for this the net external torque or the vector sum for this the net external torque or the vector sum of all the torques or the vector sum of all the torques acting on the body must be zero must be zero. अच्छा, फोर्स का काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है? टॉर्क करता है। तो फोर्स की जगह आप क्या जीरो करेंगे? टॉर्क। एक्सीलरेशन जो लीनियर एक्सीलरेशन है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। v की जगह पे क्या आ जाएगा? ओमेगा जीरो। और यहां पे क्या कंडीशन बन जाएगी? ओमेगा कैसा हो? कांस्टेंट। बस यहां पे हम नाम वाम नहीं देंगे। तो इफ tau external is equal to 0, this implies अल्फा भी कैसा होगा? जीरो। अल्फा जीरो के दो मतलब हो जाएंगे, या तो वेलोसिटी जीरो हो या फिर एंगुलर वेलोसिटी कैसी हो जाए? आप लोग जैसा हो रहा है ये संगति से। अरे अपने आप लिख रहा है। समझ जाएंगे क्या? कांस्टेंट ही लिखना चाह रहा हूं। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है आपने, वो पॉइंट भी लिख ले कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कितनी कंजर्व क्वांटिटीज होती है फिजिक्स में? क्या क्या लिखे थे? एनर्जी, चार्ज और दो मोमेंटम, लीनियर और एंगुलर। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का कंडीशन है नेट टॉर्क जीरो हो। ये ओमेगा, अल्फा, टॉर्क ये सब कैसे वेक्टर्स हैं? एक्सियल या पोलर? एक्सियल। लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग लगा है।
नहीं अभी हेडिंग मत लगाओ, अभी पार्शियल इक्विलिब्रियम भी पढ़ा ही देता हूँ। ये आगे लिखना है आपको। इफ बोथ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड, the body
लिख लिए। लिख लिए यहाँ तक। चलें आगे। इसके नीचे आपको दो डायग्राम्स बनाने हैं। इस साइड में हमने क्या लिखा था, कौन सा इक्विलिब्रियम होगा कौन सा नहीं होगा। जो लेफ्ट साइड में लिखा था ट्रांसलेशन था और रोटेशन का इक्विलिब्रियम नहीं था। किसी बॉडी पे अगर कपल ऑफ फोर्स लगा दें इस सेंट्रल हिंज के अबाउट, अगर यहां से हमने फोर्स लगाया है F और यहां से हमने फोर्स लगाया है F, अब क्या होगा, क्या ये रोटेट करेगा। नेट फोर्स कितना है 0, पर क्या नेट टॉर्क भी 0 है। इस साइड में रोटेशन कैसा आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे फोर्स लगा रहे हो क्लॉकवाइज आएगा, और यहाँ पे रोटेशन कैसा आएगा, ऐसे लगा रहे हो फोर्स तो क्या ये भी क्लॉकवाइज। तो हम बोलेंगे नेट टॉर्क तो इस पे 0 नहीं है। ये इसके नीचे लेफ्ट साइड में डायग्राम बनाएंगे आप। ये उसका एग्जाम्पल बना ले।
ऐसा है, ये मैं बताना ये चाह रहा हूं, सपोज ये कोई बॉडी है, ठीक है, मैं इसके सेंटर पे ऐसा फोर्स लगा के लेके जाऊं, अब ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा लग रहा है फोर्स, पर अगर मैं सीधे सीधे लगा के लेके जाऊं, क्या ये ट्रांसलेट करेगा बट रोटेट नहीं करेगा? आ रहा है समझ में? मैं थोड़ा सा ऑफ सेंटर लगा के लेके जाऊं तो अब ये ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा, अगर मैं कंटिन्यूअसली फोर्स लगाते रह रहा हूं तो। ठीक है, इसको बनाएं। और नेक्स्ट हेडिंग आपका है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। क्यों उस फोर्स का सेंटर के अबाउट टॉर्क नहीं आएगा? आर जीरो है, या बोल सकते हो वहीं से पास कर रहा है, ए आर से पास करेगा तो रोटेशन कॉज नहीं करेगा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हेडिंग लगा लिए, लिखे उसमें अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं नीट में। अकॉर्डिंग टू दिस a rigid body will be, according to this a rigid body will be in rotational equilibrium if the algebraic sum, if the vector sum लिखना है, algebraic नहीं होना चाहिए, if the vector sum of moments, क्या algebraic लिखवाया था? algebraic लिखवाएंगे तो स्टेटमेंट थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज दोनों के लिए बोलना पड़ेगा, वेक्टर बोलते ही फिर आप वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलने से बच जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा आपने? अकॉर्डिंग टू दिस a rigid body will be in rotational equilibrium if the vector sum of all the moments of forces, if the vector sum of all the moments of forces within bracket torque लिखेंगे आप, about a fixed point, about a fixed point is zero। अच्छा, एक बार देखो ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, तो क्या वो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो हो सकता है, या वो पॉइंट बॉडी के अंदर लाई करे, या वो पॉइंट बॉडी के बाहर लाई करे? तो आपको याद ये रखना है कि अगर रिजिड बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना होगा? जीरो, चाहे वो पॉइंट बॉडी के अंदर हो, बाहर हो, दूसरे गैलेक्सी में हो, किधर भी हो, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना होगा? जीरो, अगर तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो। आ रहा है समझ में? अभी आपने कहां तक लिखा था? वेक्टर सम इज जीरो, इतना लिखा था ना। इसके आगे कंटिन्यू करना, आई डॉट ई दैट इज, आई डॉट ई दैट इज, ऐसे लिख लो, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। आपको ऐसे याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि क्लॉकवाइज टॉर्क विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अरे अलार्म अलार्म है क्या?
स्मार्ट वॉच इज लाइक आई नीड अ ब्रेक। ये लिख लीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क मैग्नीट्यूड ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होना चाहिए। लिख लिए। एक डायग्राम बनाना है इसके बाद आपको। बीच में लग रहा है क्या? थोड़ा टेढ़ा हो गया पर ठीक है। तो पता नहीं इसको क्या हो जाता है कभी कभी। अच्छा, ये क्या होता है? ऐसा डायग्राम्स में बना हुआ रहता है, ऐसा ट्रायंगल और उसके नीचे ऐसा ऐसा होता है। इसको हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग की भाषा में दिस इज अ, आप भी यही याद रखेंगे। अब ये पिन सपोर्ट की खास बात ये है, क्या चीज D1 D2? हाँ अलग डिस्टेंस है, सेंटर पे मत लो, थोड़ा सा ऑफ सेंटर कर लो। D1 D2 का इक्वल होना एक अलग कंडीशन है, अभी हमने रैंडम दो डिस्टेंसेस लिए हैं। रोटेशन अलाउ करेगा, ट्रांसलेशन नहीं होने देगा, जो भी ऑब्जेक्ट पिन सपोर्ट से कनेक्टेड है उसको। हाँ वो नॉर्मल रिएक्शन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देता है, एक्स और वाई में, बट उस पर जाएंगे नहीं क्योंकि वो कैलकुलेशंस होती नहीं है आपको करने को। तो ये बताएं मुझे, लिख लिया क्या सभी ने? लिख लो पहले। बस लिखते टाइम ये सोचना कौन सा फोर्स कैसा रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में यही सोचना है। जहाँ पे फोर्स लग रहा है वहां तक का डिस्टेंस है, वरना बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तक का डिस्टेंस है ये। इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगा तो यहाँ से फोर्स कितना दूर लग रहा है वो डिस्टेंस है। ध्यान देना, ये वाला डिस्टेंस है, जितने डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है। फोर्स थोड़ा अंदर लगा देंगे तो डिस्टेंस भी अंदर तक मेजर करेंगे, एंड तक नहीं जाना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फोर्स एंड पे लग रहा है तो डिस्टेंस वहां तक का लेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि जबरदस्ती एंड तक लिए जा रहे हो। लिख लिए? कौन सा फोर्स कैसे रोटेट करवाएगा? ये F2 कैसे रोटेट करवाएगा? ऐसा इधर पिन है, इसके अबाउट रोटेशन होना, ऐसा फोर्स लगा रहे हो नीचे, क्लॉकवाइज क्या? और यहाँ पे कैसा टॉर्क आएगा ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो?
क्या एंटी क्लॉकवाइज आएगा? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या लिख सकते हैं? ऊपर हटा ही दूं, अभी लिखा हुआ ही है, उसी को नीचे ले लेता हूं फिर। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट किस फोर्स का है और कितना है? क्लॉकवाइज कौन रोटेशन दे रहा है? इस पिन के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट कितना टॉर्क आएगा? F2 इंटू D2। और ये एंटी क्लॉकवाइज वाला कितना आएगा? F1 D1। इतनी बातें लिख लो। F1 को अगर लोड बोलेंगे तो D1 को लोड आर्म बोलेंगे। F2 को अगर एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे या एफर्ट बोलेंगे तो D2 को एफर्ट आर्म बोलेंगे। तो आपने 11th में पढ़ा होगा लोड बाय एफर्ट के रेशियो को क्या कहते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज।
आगे सुनिए। तो हम ये लिख सकते हैं एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू व्हाट, लोड इनटू लोड आर्म। यहां से एफर्ट का फॉर्मूला एक तो क्या बन जाएगा, अरे यार ये आप मुझे बताएं, एफर्ट कम करने के लिए डिनोमिनेटर के साथ क्या करना चाहिए। अगर एफर्ट को मिनिमम रखना चाहते हैं किसी लोड को लिफ्ट करने के लिए, व्हाट शुड बी मैक्सिमम एफर्ट आर्म। अब एक महापुरुष थे, उन्होंने कहा था गिव मी अ फल्क्रम एंड अ लीवर एंड आई शैल लिफ्ट द अर्थ। गैलीलियो थे। तो ये बताया कि मान लो उन्होंने मूड बना लिया कि आज धरती को उठाऊंगा जरूर, मान लो वो एलियंस के संपर्क में आए, उनको ऐसा मजबूत रॉड भी मिल गया, वो लोग ने दे दिया कि जा भाई लेके आज तू करके दिखा ही दे, है ना। तो ये माता धरती है, दिस इज द अर्थ। एफर्ट आर्म कैसा रखना चाहिए उनके लिए, छोटा या बड़ा? बड़ा रखना चाहिए। तो जो मेरा पिन सपोर्ट होना चाहिए वो इनके हाथ के पास होना चाहिए या धरती के पास होना चाहिए? धरती के पास, कम एफर्ट में तभी तो उठा पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं हो रहा है। ये बढ़िया हो गया, लास्ट वाला नहीं हुआ बस। तो ये भी बना ही लें। तो ये वाला जो डिस्टेंस है दिस, यहां से ये वाला, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? अब यही अर्थ हमारा कैसा बिहेव करेगा, लोड, और ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से लोड का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, कौन सा आर्म, लोड आर्म। और यहां से ये जो फोर्स ऊपर लगाएंगे कि नीचे लगाएंगे उठाने के लिए? ऑब्वियसली नीचे, धरती को उठाना है। तो ये जो इन्होंने यहां पे लगाया इसी को हम क्या बोलेंगे, एफर्ट। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा दिस, ये कौन सा आर्म हो जाएगा, एफर्ट आर्म। ये भी बना ही ले। अच्छा पीछे का भी तो नहीं लिखा है आपने, कुछ छोटा सा आई थिंक ये। और इसी में एक बात और सुन लो, द रेशियो ऑफ ये मशीन है, अरे सुन रहे हो, मशीन है।
MC स्टैन तेरा घर जाएंगा ब्रो। कहीं वो एलियन तो नहीं। उसका बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन किस ग्रुप में लैंड करेगा? वो मन की बात है, खाली भाई को ही समझ में आ रहा है। टीआरएस वाला प्राणी खुद अजीब है तो अजीब लोगों को तो बुलाएगा ही। वो ईए एफर्ट आर्म है, एलए लोड आर्म है। अच्छा, कौन वो मशीन अच्छा होगा जिसका मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होगा? तो मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होने के लिए बहुत लोड उठाने के लिए कम एफर्ट लगाना चाहिए, या छोटे से लोड में ही बहुत एफर्ट लगा दें हम? लोड बहुत है, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा काम किया और वो लोड लिफ्ट हो जाए। तो एमए का वैल्यू बड़ा होने के लिए डिनोमिनेटर का एफर्ट कैसा होना चाहिए? डेफिनेटली छोटा। और एफर्ट छोटा रखना है तो एफर्ट आर्म कैसा होना चाहिए? बड़ा। तो मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा चाहिए, तो लोड बाय एफर्ट में किसको कम करें? एफर्ट कैसा होना चाहिए? कम लगे। और यहां से सोचे तो एफर्ट आर्म कैसा होना चाहिए? बड़ा। इसको भी ऐड कर ले उसमें, स्टेटमेंट में कभी पूछ लेते हैं। तो बढ़िया मशीन्स का मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होगा। आईसीएससी में जो बच्चे पढ़े होंगे वो लोग पढ़ते हैं टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 लेवर ये सब। सीबीएसई में तो है नहीं, बट आईसीएससी में है। क्या ही बोलूं मैं। देख लो, जैसा अच्छा लगे वैसा करो, है ना। बच्चे को स्कूल में ही मत डालो। मुंबई में था ना, मैं वहाँ पे एक ऐसा 10th का प्राइवेट 17 नंबर का फॉर्म आता था, उसमें सीधे बच्चा जाके बोर्ड एग्जाम दे देगा 10th का। हाँ, मुंबई में तो ऐसा होता था, महाराष्ट्र बोर्ड में था ये प्रोविजन कि 10th में आपका मन है, आप चाहो तो बच्चे को 1 साल के लिए प्राइवेट स्कूल में भी एनरोल कर सकते हो, अदरवाइज वो सीधा बोर्ड एग्जाम देने जाएगा 10वीं का। तो वो ऑप्शन मुझे ज्यादा बेटर लगता है। बस ये कि स्कूल में जाके थोड़ा सा दोस्त वोस्त बनाना सीख जाता है, वरना वो अकेले ही क्या ही तीर मारेगा। तो वो पता करना यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है क्या? सीबीएसई में है क्या ऐसा कुछ कि स्कूल नहीं जाके सीधा 10th में ही एकदम दर्शन दिया आपने? नहीं, उसमें अटेंडेंस 0। तो गिवन अ चॉइस, मैं तो वही ले लूं वापिस।
कुछ नहीं अजीब लगता। हम लोग बचपन से स्कूल जाते जाते जिल्लत सहते सहते आप वैसे ही कॉन्फिडेंस खो ही देते हो ना कॉलेज जाते जाते, तो क्या ही पॉइंट है। हमारे यहाँ पे हम लोग पढ़ते नंबर लाने के लिए ना। सैड रियलिटी है वो, क्या करूं, मैं भी उसी सिस्टम से आया हूँ। हमको भी वही प्रेशर रहता था कि तेरा नंबर, तेरा फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आ रहा है, थर्ड फोर्थ क्या होता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियली मौत मरती है वो। छोटे बच्चों से कभी बात करना, वो लोग खूब सवाल पूछते हैं क्योंकि अभी क्यूरियोसिटी जिंदा है। देखो वो उसके साथ क्या हो रहा है उसमें बहुत सारे रीजंस है, उस पर मैं क्या ही बोलूं, है ना। बट ऐसा होना नहीं चाहिए उस बंदे के साथ, मेरा ये कहना है। इतना पढ़ा लिखा, इतना कंट्रीब्यूट किया, व्हाट डज ही गेट। पावर उधर ही है ना। यहाँ पे इंस्टा, यहाँ पे बैन करो ना इंस्टा और ये सब, फिर देखो। इधर में बच्चा चाहेगा प्रोटेस्ट करना, बट पेरेंट्स वोंट अलाउ देम टू कम ना। वो बोलेंगे किधर जा रहा है, चल अंदर, काहे का प्रोटेस्ट। दो झाड़ू पड़ेगी, प्रोटेस्ट अपने घर पे, साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहा है फिर वो। छोटा कंट्री है ना। वहां पे अपेरेंटली ऐसा सुना है मैंने कि बहुत हो भी गया था उन लोगों का, तो ठीक है। अभी हमारे इधर बहुत नहीं हुआ है, तो लेट्स वेट एंड वॉच। आप ही लोग तो करेंगे, हम लोग तो न्यूज में देखेंगे। हम लोग का पीढ़ी थोड़ी आएगा रोड पे, हम लोग वालों का हो गया है। और हम लोग की पीढ़ी का शादी ब्याह हो गया, उसके अलग प्रॉब्लम्स है ना, वो अलग समस्याओं में जूझ रहा है। उसका एजेंडा ही नहीं अभी कुछ बचा है जीवन में। आप कर सकते हैं ये सब। हम्म। देखो लोग हर जगह ऐसे ही है, आपको अगर लग रहा है ना कि किसी और स्टेट में लोग थोड़े बेटर होंगे, तो दैट इज नॉट द केस। क्योंकि ह्यूमन साइकी एक ही तरीके से काम करता है। ये क्वेश्चन जरा ट्राई करें। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाएंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के।
इसका हिंदी क्या होता है? देखी देखा? Solve this. अरे ओ, बताओ कितने मास का लड़का बैठे कि सीसा इक्विलिब्रियम में रहे? ऐसा आया था? इजी है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा है। अच्छा, कोई नहीं बैठा तो क्या ये ऐसे नाच पाएगा क्या हाथ खोल के? उसका गेम हो जाएगा। नीचे बैठा ही रहेगा। हाँ हाँ, सीट एंड से 4 मीटर पे है और सी बोला है कि, अच्छा ये सीट है, ये सी है, सी पॉइंट मिड पॉइंट है। वो सीट शोन होना चाहिए, देखो। 20 kg का तो 600 का मास होगा। हाँ, क्या उसका मास मैटर करेगा क्वेश्चन में? क्योंकि सेंटर से ही पास हो जाएगा। अगर रॉड का 20 kg है तो ग्रेविटी तो सी पे ही लगेगा, सी पे उसका टॉर्क आएगा नहीं। आप किसी के भी अबाउट कंजर्व करो, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। बस आप सी से ले लोगे तो ग्रेविटी का टॉर्क नहीं लोगे। आप इस एंड के अबाउट कंजर्व करोगे तब भी नेट टॉर्क 0 कर सकते हो, सीट के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तब भी 0 कर सकते हो, सी से 0 करोगे तब भी आंसर आएगा, और ये जो 25 किलो का लड़का बैठा है इसके पॉइंट से करोगे तब भी 0 आएगा। अगर आप सी छोड़ के किसी और पॉइंट से लोगे तो ग्रेविटी का भी, ये mg का भी टॉर्क आएगा बस। आया कुछ आंसर? 75? लड़का तो नहीं, उसके पापा ही होंगे। बॉय फिर ये गड़बड़ है। एनीवेज, ट्रांसलेट तो वैसे भी नहीं करेगा क्योंकि पिन सपोर्ट ट्रांसलेशन होने नहीं देगा। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्लॉकवाइज टॉर्क्स का वैल्यू किसके बराबर हो? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स के बराबर। क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? सपोज लड़का आके बैठ जाए तो नीचे की तरफ क्या लग जाएगा लड़के का? mg। सी पे क्या लग जाएगा नीचे? रॉड का 20 kg है तो 20g। यहां पे लड़का 25 किलो का है, इसका ग्रेविटी का फोर्स कितना? 25g। अब आपका मन करे आप सीट के अबाउट कंजर्व करें, आपका मन करे आप सी के अबाउट कंजर्व करें, आपका मन करे आप लड़का जहां बैठा है वहां के अबाउट कंजर्व करें, आंसर हमेशा आएगा उतना ही आएगा। अब सी मिड पॉइंट है तो मैं उसके अबाउट ले लेता हूं। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज अबाउट सी, जो कि मिड पॉइंट है। सी पे किसका टॉर्क नहीं आएगा? अगर मैं सी के अबाउट ही कंजर्व कर रहा हूं तो 20g का नहीं आएगा क्योंकि वो वहीं से पास हो रहा है। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन देगा? जो आके बैठेगा। इसका टॉर्क कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। और इसका टॉर्क कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क को हम कितना लिख सकते हैं? अच्छा, ये 6 है तो ये भी कितना होगा? ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? 2 मीटर। तो लड़के का टॉर्क कितना लगेगा सी के अबाउट? फोर्स कितना है?
mg और डिस्टेंस कितना है 2 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में फोर्स कितना है 25g इंटू डिस्टेंस कितना है 6। यहां से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा g से g कट जाएगा 2 से आप 3 टाइम्स इसको काट दो तो m हो जाएगा अगर सीट को एंड में घिसका दे तो कितने मास का लड़का इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर देगा अगर सीट जो है जो अभी बीच में है कहीं उसको अगर हम एकदम एंड पे ही खिसका दे 25 किलो का ही लड़का आएगा तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा 0। 25 से कम का आया तो कहां रोटेट करेगा सिस्टम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 25 वाला भारी हो जाएगा तो ये नीचे आएगा वो ऊपर जाएगा रोटेशन कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज अगर 25 से ज्यादा आ गया तो क्लॉकवाइज एकदम 25 आ गया तो इक्विलिब्रियम यहां पे 75 से ज्यादा आया तो कैसा रोटेशन क्लॉकवाइज 75 से कम आया तो एंटी क्लॉकवाइज और 75 आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम आया समझ में ठीक है अगला क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं अच्छा ये मुझे बताओ अभी कुछ बनाना मत मुझे मिटाना भी पड़ेगा इसमें ये दोनों ही सरफेसेस अगर स्मूथ हो ध्यान से सुनना अगर दोनों सरफेसेस स्मूथ हुए क्या आप लैडर को ऐसे रोक पाओगे क्या लैडर लैडर ऐसा स्टेशनरी रुका रह सकता है अगर दोनों सरफेस स्मूथ कर दूं तो नहीं क्यों नहीं रुकेगा यहां से नॉर्मल इधर लगेगा यहां से नॉर्मल इधर लगेगा mg नीचे लग रहा है क्या ये आएगा नीचे क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो इससे इसको कोई इसके नीचे वाले मोशन को कोई रोकने को नहीं है इसके इधर वाले मोशन को रोकने को कोई नहीं है तो ये नीचे आएगा अब इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में बोलते हैं कि नीचे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो म्यू है और ये वाला सरफेस स्मूथ है आपको म्यू1 म्यू2 दे के भी पूछा जा सकता है आपसे बोला है कि ये जो लैडर है इसका मास है कैपिटल M और इसका लेंथ है कैपिटल L और ये एंगल आपको दे रखा है 53 डिग्री आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट ईच कांटेक्ट पॉइंट मतलब रफ वॉल पे भी और स्मूथ वॉल पे भी फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा if ladder is at equilibrium कहीं से भी जीरो कर सकते हो अगेन आप ऊपर वाले एंड पॉइंट के अबाउट कर सकते हो मिड पॉइंट के अबाउट कर सकते हो नीचे वाले पॉइंट के अबाउट कर सकते हो ये कोना जो है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट उसके अबाउट भी कर सकते हो आंसर जीरो ही आएगा एनी पॉइंट इन द यूनिवर्स के अबाउट आप कंजर्व करो आपको बस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानना पड़ेगा या एंगल पता हो तो आप आर एफ साइन थीटा लिख के करते जाओगे तो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज करोगे आंसर वही आएगा क्या बोले tan थीटा
tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 म्यू। हाँ, फोर्स बैलेंस ही करना है। ये जो इक्विलिब्रियम है ये मैकेनिकल है, सिर्फ इक्विलिब्रियम भी बोले तब भी आपको वही मानना है। रोटेशन पढ़ने के बाद इक्विलिब्रियम का मतलब ही होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नो रोटेशन नो ट्रांसलेशन। तो एक बार नेट फोर्स जीरो करें, एक बार नेट टॉर्क जीरो करें। पूछते हैं, बहुत कॉमन है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म है पूछे जाने का। लेकिन उसमें वेलोसिटी दे दिया था 2 मतलब जो ये वाला वर्ड है उसके नीचे वो तो कंस्ट्रेंट मोशन में करवाया हमने कि एक एंड का वेलोसिटी अगर इतना है तो दूसरे एंड का वेलोसिटी कितना होगा, उसमें दोनों स्मूथ लेते थे। दूसरे एंड का भी दिया था उसने, एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास। तो वो तो वेलोसिटी निकाल लोगे, कितनी देर में गिर जाएगा वो निकाल लोगे, वहां से कर सकते हो। मतलब लैडर के अराउंड वेलोसिटी सेम है, वो तो कंस्ट्रेंट होगा ताकि दोनों एंड्स की वेलोसिटी रिलेट कर पाओ। दोनों रफ करके भी पूछ सकते हैं बट टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए वो पूछते नहीं है, क्वेश्चन भी लंबा हो जाएगा। बट एक रफ करके डेफिनेटली स्टैंडर्ड है। दिशा आया कुछ? अच्छा, फोर्स बैलेंस एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में करना है, क्योंकि एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे, तो आप बैलेंस भी दोनों डायरेक्शन में करेंगे। थ्री फोर फाइव का ट्रायंगल बनाओ। आओ देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन मिटाना है, मुझे थोड़ी जगह चाहिए। देखिए किन किन बातों का देखो ध्यान देना है, क्योंकि अगर स्टेप्स पता होंगे तो इतनी देर में सवाल निकल जाना चाहिए, निकाल भी लोगे। डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा किया जाए। टेल मी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लैडर। सबसे पहले कौन सा फोर्स बनाना बताया था आपको? ग्रेविटी। अब ये रॉड का लेंथ L है, रॉड का सेंटर ऑफ मास पे उसका वो लगेगा ग्रेविटी का फोर्स। सेंटर ऑफ मास किसी भी एंड से कितना डिस्टेंस अंदर होगा? क्या मिड पॉइंट पे होता था? तो मिड पॉइंट पे इस रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा, मिड पॉइंट यहां कहीं मान लेते हैं,
और यहां पे फिर नीचे क्या लगेगा, mg। इस कांटेक्ट पॉइंट पे, अब रुक जाओ, इस कांटेक्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर। आप कह दो यहाँ पे ये नॉर्मल है n1, इस यहाँ पे ये कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल यहाँ पे क्या लगेगा, n2। ये रॉड ग्रेविटी के कारण क्या गिरना चाहेगा, गिरना चाहेगा तो ये नीचे वाले एंड का किधर जाने का टेंडेंसी है, राइट या लेफ्ट, राइट में। तो अगर इसका जाने का टेंडेंसी राइट में है, सरफेस रफ है, फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, लेफ्ट की तरफ। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इक्विलिब्रियम में रखना है तो x में अगर फोर्स 0 होना है तो n2 को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन कहां आएगा, नीचे। फ्रिक्शन आएगा कितना, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है, n1। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर अब हम फोर्सेस इक्विलिब्रियम करें, mg के ही बराबर होगा वो। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। आपको यही समझना है कि एक बार आप नेट फोर्स x डायरेक्शन में 0 करोगे और एक बार आप नेट फोर्स y में 0 करोगे। x में क्या फोर्स लग रहा है, राइट में n2, इसको कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन। तो x डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करके हमें ये पता चला कि फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, n2 के बराबर, और फ्रिक्शन का ही वैल्यू कितना है, क्या, म्यू n1। तो n2 का वैल्यू पता चल जाए या n1 का पता चल जाए, क्या हम फ्रिक्शन बता पाएंगे। y डायरेक्शन में कौन से दो फोर्सेस हैं, नीचे mg और ऊपर क्या है, n1। तो हम लिख देंगे कि ऊपर जो लग रहा है mg दैट शुड बी इक्वल टू n1। n1 पता चल गया तो म्यू से मल्टीप्लाई करके क्या पता कर लेंगे, देयरफॉर फ्रिक्शन कितना लग जाएगा इस पे, म्यू इंटू n1, यानी कि म्यू इंटू n1 का वैल्यू कितना आया, mg। ऐसा कुछ आया, म्यू के टर्म्स में तो आंसर दे सकते हैं। फाइंड म्यू बोला था क्या, नहीं। ये जो एंगल लिखा है ना आपने 53, इसको जरा काटो और यहां पे बनाओ थीटा, ठीक है। और पीछे क्वेश्चन में जाके बस ये चीज ऐड करो, ऑल्सो फाइंड थीटा एट इक्विलिब्रियम। जो 53 था उसको हटा के थीटा लिखे और आपसे पूछा है कि ऑल्सो फाइंड थीटा एट इक्विलिब्रियम। कैसे कर रहे हो वो, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 म्यू। एल साइन थीटा एल कॉस थीटा रिलेट करके क्या करना है हमें, देखो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगा के क्या हमने n1 की वैल्यू निकाल ली, कितना आया वो mg, और हमसे n2 पूछा था दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, वो कितना आ जाएगा, n2 का वैल्यू कितना है, म्यू n1, क्या फ्रिक्शन के ही बराबर है, और यही कितना आ जाएगा, म्यू इंटू n1 का वैल्यू म्यू mg, और यही किसका वैल्यू है, फ्रिक्शन। तो फोर्सेस वगैरह तो हम यहां से बता देंगे फोर्स इक्विलिब्रियम से। एंगल पूछेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम सॉल्व करना पड़ेगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम लिखेंगे फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, 0। अब नेट टॉर्क 0 करना है, ध्यान से सुनना, यहां पे बना ही लेता हूं।
नेट टॉर्क जीरो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हो। क्या ये बात ठीक है कि नेट टॉर्क जीरो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, पर आंसर जल्दी तभी आएगा जब आप उस पॉइंट के अबाउट ले ले जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हों, क्योंकि दो फोर्सेस का टॉर्क कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। इधर पे नीचे एंड पे क्या क्या फोर्सेस था? ऊपर क्या लग रहा था? नॉर्मल N1, और पीछे क्या लग रहा था? फ्रिक्शन। इसके सेंटर पॉइंट पे नीचे क्या लग रहा था? mg। और यहाँ पे इधर की तरफ क्या लग रहा था? N2। आप सपोज करो आप तीन पॉइंट्स को नाम भी दे देते हो। यहाँ पे आपने बोला ये पॉइंट ए है, मिड पॉइंट को बोला आपने बी है, और बॉटम मोस्ट पॉइंट को आपने बोला सी है। ए से सिर्फ एक फोर्स पास कर रहा है, बी से भी एक फोर्स पास कर रहा है, लेकिन सी से कितने फोर्सेस है? क्या सी के अबाउट N1 का टॉर्क आएगा? नहीं। क्या एफ का टॉर्क आएगा? नहीं। सिर्फ सी के अबाउट कौन रोटेशन कॉज करेगा? mg। mg कैसा रोटेशन कॉज करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और ये नॉर्मल कैसा रोटेशन कॉज करेगा? क्लॉकवाइज। क्या सी के अबाउट हम नेट टॉर्क जीरो कर सकते हैं? किसी के भी अबाउट जीरो करोगे ना तब भी आंसर आएगा। दैट इज, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, टॉर्क अबाउट ए जीरो करोगे तब भी आ जाएगा आंसर, टॉर्क अबाउट बी जीरो करोगे तब भी आ जाएगा आंसर, टॉर्क अबाउट सी जीरो करोगे तब भी आ जाएगा आंसर। लेकिन आपको वो पॉइंट लेना है जहां से मैक्सिमम फोर्सेस पास हो। वो कौन सा पॉइंट है? सी। अब सी के अबाउट ध्यान देना, टॉर्क का फॉर्मूला आपको एक क्या ये पढ़ाया था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। सबसे पहले जैसे हम ये लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से नेट टॉर्क जीरो होने का ही मतलब है कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है दैट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये mg कैसा रोटेशन देगा? ऐसा क्या? एंटी क्लॉकवाइज देगा। और ये नॉर्मल कैसा रोटेशन देगा? क्लॉकवाइज देगा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करने के लिए जब mg का टॉर्क निकालना है, आप mg वाली लाइन को एक्सटेंड कर लें। अब जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास? ध्यान से समझना, यही समझने की चीज है। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? क्या ये मिड पॉइंट है? तो ये कितना हो जाएगा? L/2। ये L/2 का ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट कौन सा हुआ? L/2 cos थीटा। क्या इसी को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर ग्रेविटी ले सकते हैं? ठीक है, ऐसे करना है। N2 के लिए जब C के अबाउट फोर्स निकालना है तो आप N2 वाली लाइन को एक्सटेंड कर दें। अब C से ये वाला डिस्टेंस आपका कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो N2 का होगा। ये टोटल लेंथ कितना है? ये कंपोनेंट इसका कितना आएगा? L cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? L sin थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके साथ यूज करेंगे हम? N2 के साथ। आ रहा है समझ में? और mg के लिए हम ये यूज करेंगे। तो क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा उसका N2 का कितना लिख लेंगे? N2 इंटू L इंटू साइन थीटा। और यहां से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क mg का कितना आ जाएगा? फोर्स कितना लग रहा है? mg। और साथ में ये डिस्टेंस कितना है? L/2 cos थीटा। यहां से क्या हम tan थीटा के बारे में कुछ बता सकते हैं? L से L काट दीजिए, और कुछ तो कटेगा नहीं। यहां से हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? जरा बताएं। tan थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन 2n2। क्या n2 का वैल्यू हमने निकाल रखा है? म्यू n1 या म्यू mg है, तो इसी को हम क्या लिख लेंगे? mg अपॉन 2 इंटू म्यू mg। अब क्या कट जाएगा? mg कट जाएगा। और सेफरिन यही आंसर दे रहे थे क्या? समझ आया कैसे करना है? आ गया था आंसर अर्चिता?
कहीं से भी कर सकते हो, आंसर आ ही जाएगा। तो ये उतार ले। ये भी लिखना था क्या यहाँ पे कुछ? इसको लिख ले, फिर ब्रेक ले लो आप। कितने बजे का आए हो? 9:30। रोटेशन का नहीं मिला है ना अभी पीडीएफ? सीओएम बन गया क्या? कुछ डाउट्स भेजे हैं आप लोगों के? आज देखूंगा, आज या कल में। कल तो नहीं आओगे? कल छुट्टी है, ठीक है, हम बुलाना भी नहीं चाह रहे। फ्राइडे को आएंगे? तो उस दिन भी छुट्टी? यमराज निकलते हैं शहर पे? अच्छा, तो उस दिन तो ऐसा एयर क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गाड़ियां नहीं निकलेंगी सड़कों पे फिर। कि आ गए यमराज लिफ्ट लेने, देन व्हाट? कि भाई थोड़ा आगे छोड़ दे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्लास आ सकते हो या नहीं फ्राइडे में? अच्छा, भाई फोटा इज जस्ट लाइक राखी या उसका उल्टा होता है? हाँ, भाई भाई को ही तुम्हें फोटा देते हैं कि तू मेरा भाई है। मैंने ऐसा सुना था कि बहनें गिफ्ट देती है इसमें। ऐसा नहीं है? क्या क्या क्या? बहनों को गिफ्ट मिलता है? नहीं नहीं सर, दोनों गिफ्ट देते हैं, भाई भी दोनों तरफ से होता है। राखी तो वन साइडेड है। वहां पे पूरा आपको राखी बांधेंगे तो नहीं, कोई जरूरत नहीं, एक ही बहन नहीं संभल रही है जी, हम भी बांध देंगे नेक्स्ट ईयर से, ठीक है ना? आप भी तो बांध देंगे। माफ करो मेरे को। लिख लिया यहाँ तक रोहित? ये भी लिख ले। तो म्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू देके आपसे सब कुछ पूछ लेंगे। इस वीक टेस्ट नहीं है आपका, नेक्स्ट वीक ही है। जैसे नेक्स्ट वीक के वही सिलेबस रहेगा फिर रोटेशन जो बताया था ना आपको? क्या क्या बताया था बताइए जरा, मैं ग्रुप में भी डाल दूं तो, नहीं तो भूल ही जाऊंगा मैं। एमओआई कैलकुलेशन। अरे इजी देता हूँ यार, कौन सा बहुत मुश्किल देता है? कभी मुश्किल दिया है? नहीं, नीट प्रेप वाला नहीं देंगे वो। बताओ, 1500 रुपया लिया है बुक का, उसमें सोल्यूशन भी नहीं दिया, डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला। वैसे कुछ संगीत का वो कितने मंगाया है कि दिया है? मंगाया मैंने, वो बाहर है। मैंने देखा है। डेट क्या होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे? 2 तारीख होगा, 2 तारीख, सेकंड नवंबर। पक्का? हाँ, उस दिन हमारा पार्टी मतलब प्रोग्राम। 2 नवंबर? हाँ। क्या क्या बोला था? सीओएम, सेंटर ऑफ मास था ना? कोलिशन, बीसीएम और सेंटर ऑफ मास, रुक जाए एक एक करके। कोलिशन, वीसीएम, वीसीएम और एमओआई कैलकुलेशन ना? क्या चीज? डब्ल्यूपी? गरीब आदमी कहाँ से लगाऊं? झूठ मत बोलिए, वो आपने किसके लिए मंगाया था? सर के लिए? तो आपको लेके घर क्यों गए? मैंने खुद देखा आपको घर जाते हुए उसको लेके। सर बोले जा लेके ऐश कर जिंदगी।
सर का दिन बहुत बड़ा है। सर ने बोला कि टैब तो रख, कवर दे दे मेरे को। मोहल्ले की आंटी हो ना। किचन में क्या बनता है वो भी पता है। तो वो खिड़की से दिखता है कितना। बकवास बंद करो। हो गया। चलो ब्रेक ले लो, बाकी बातें फिर।